बिहार चुनाव में देखिए तीन वाद चलते हैं। पहली बात जातिवाद, दूसरा धर्मवाद, राष्ट्रवाद। और राजनेता है, सियासत करेंगे, सब्जी नहीं बेचेंगे, सियासत करने ही आए। जयराज सिंह ने कह दिया उनका तो वोट ही नहीं चाहिए। जातिवाद करने की फुनफूस हुई द्वारा तेजस्वी यादव के द्वारा, लालू प्रसाद यादव के द्वारा, क्योंकि धर्मवाद बीजेपी का कोर है। कोर ऐसे क्योंकि वो हिंदुत्व की राजनीति करती है। उसको दीपक, हर तरफ खुशी का माहौल है। पाकिस्तान में तो जाहिर सी बात है गम का माहौल है, गम मना रहे होंगे, लेकिन भारत में, भारत के कोने कोने में भारत का बच्चा बच्चा आज खुश है। वजह सिर्फ एक कि जो आतंकी हमले हुए थे उसका जवाब, उसका बदला भारत की सेना ने ले लिया है। लेकिन आपको याद होगा दीपक, अभी कुछ दिन पहले मोदी जी के एक रैली थी बिहार में। आतंकी हमले के ठीक अगले दिन उनकी रैली थी मधुबनी में। वहां से उन्होंने ऐलान किया था कि हम एक एक खून का, एक एक सिंदूर का बदला लेंगे। और इतिहास मुझे लगता है गवाह है कि हमेशा से आक्रोश की जो है, बदले की जो है शुरुआत बिहार से होती है। तो अब बिहार में चुनाव भी नजदीक है दीपक, और इसका जो असर है कहीं ना कहीं बिहार में देखने को भी मिल सकता है। क्योंकि मैंने आज ट्वीट भी देखा तेज प्रताप यादव का, तेजस्वी यादव का, उन्होंने भी ट्वीट किया है और सेना की वाहवाही की, जय हिंद के नारे लगाए हैं। तो क्या कुछ मायने निकल के आएंगे इस बिहार सियासी चुनाव में बिहार में? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि दिल्ली की जो सियासत है, दिल्ली की सियासत की जो सबसे ऊंची कुर्सी होती है प्राइम मिनिस्टर की, वो अगर किसी राज्य से होकर गुजरता है तो वो बिहार है और उत्तर प्रदेश। अहम इसलिए हो जाता है कि बिहार में 243 विधानसभा की सीटें हैं, यूपी में 403 विधानसभा की सीटें हैं, लोकसभा के मद्देनज़र देखें तो वहाँ पे 80 सीटें हैं और यहाँ पे 40 सीटें हैं। अगर इस प्रहार को देखें जो देर रात किया गया भारतीय सेना के द्वारा, इन तमाम सवाल उठाए जा रहे हैं। पूरे देश भर में जश्न का माहौल है और होना भी चाहिए क्योंकि हमने बदला लिया है अपने दुश्मन देश से। लेकिन इन सब के बीच में जो सवाल गौन है वो है बिहार चुनाव को लेकर, इसका फ़ायदा कितना होगा। बिहार चुनाव में देखिए तीन वाद चलते हैं। पहली बात जातिवाद, दूसरा धर्मवाद और तीसरा राष्ट्रवाद। जातिवाद करने की फुल कोशिश हुई राहुल गांधी के द्वारा, तेजस्वी यादव के द्वारा, लालू प्रसाद यादव के द्वारा, और लगातार जातीय गणना की मांग की गई। क्योंकि धर्मवाद बीजेपी का कोर है। कोर ऐसे क्योंकि वो हिंदुत्व की राजनीति करती है, उसको मुस्लिम वोट बैंक से कोई मतलब होता नहीं है। 2024 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था तो केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कह दिया कि मुझे मुस्लिमों का तो वोट ही नहीं चाहिए, मुझे मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। बिहार के अगर जातीय और धर्म के समीकरण को देखें तो वहाँ पे लगभग 80% हिंदुत्व वोटर हैं 2011 जनगणना के हिसाब से, और लगभग 15% मुस्लिम वोटर है। और मुस्लिम वोटर का भी जो प्रभाव है ज़्यादा सीटों पर नहीं है, वो किशनगंज का इलाका पड़ता है जो सीमांचल का क्षेत्र है, कोसी का क्षेत्र है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा असर पड़ता है मुस्लिम वोटों का। और पहलगाम आतंकी हमला होना, प्रधानमंत्री मोदी का बिहार आना, बिहार की धरती से ऐलान करना और फिर विपक्ष के द्वारा सवाल उठाना कि आप तो पहलगाम जा सकते थे, आप बिहार की धरती पर क्यों आए, क्योंकि वहाँ पे चुनाव है। तो उस समय सवाल किया गया, अब सवाल गौन है। और देर रात जिस तरीके से तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष हैं, दो बार बिहार के डिप्टी सीएम रहे, वो एक साथ आए, आनन फानन में 3 ट्वीट किया। ट्वीट खुशी हो सकती है, बिल्कुल देश के लोग हैं, देश के नागरिक हैं, खुशी बिल्कुल होगी, मजबूरी भी है। जो गलती 2016-17 में जब यूपी विधानसभा चुनाव हुआ और उस समय सर्जिकल स्ट्राइक किया गया, उस समय गलती समाजवादी पार्टी ने किया, बहुजन समाज पार्टी ने किया, कांग्रेस पार्टी ने किया, पूरे दुनिया को पता है। और ख़ास तौर से अगर हिंदुस्तान की बात करें तो हिंदुस्तान में सबको पता है कि भाई पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हिंदुस्तान के लोग में गुस्सा रहता है, हमेशा से गुस्सा रहता है अगर कुछ भी रहता है। और उन लोगों ने ये गलती किया कि उस समय सबूत मांग लिए। असर क्या हुआ, 312 सीटों के साथ, प्रचंड बहुमत के साथ बीजेपी सत्ता में आई। 2019 चुनाव में भी ऐसी स्थिति हुई, सबूत मांग लिए, नरेंद्र मोदी सत्ता के कुर्सी पर विराजमान हुए प्रचंड बहुमत के साथ। अब बिहार चुनाव में ये गलती तेजस्वी यादव नहीं करना चाहते, नहीं तो कोई ज़रूरत नहीं था 3 ट्वीट करने का, कह देते जय हिंद जय भारत। एक के बाद वीडियो जारी करना, पिछले रैली का वो वीडियो जारी करना मजबूरी है। मजबूरी क्योंकि वो जानते हैं कि अगर इस बार सवाल उठाए तो 5 साल फिर से मुख्यमंत्री बनने का जो सपना वो देख रहे हैं, फिर 5 साल के लिए एक्सटेंड हो जाएगा, बढ़ जाएगा बिहार चुनाव में। अब तक ये लग रहा था बिहार में कि बीजेपी थोड़ी सी तो मजबूत स्थिति में है,
नीतीश कुमार के स्वास्थ्य को लेकर लगातार सवाल उठाए जा रहे थे। प्रशांत किशोर कहीं ना कहीं हिंदू वोटर को, जो बीजेपी के कोर वोटर हैं, उसको डाइवर्ट करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन इस स्ट्राइक के बाद ये जो आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया गया भारत सरकार की तरफ से, भारतीय सेना की तरफ से, वो कहीं ना कहीं बिहार चुनाव पे इफेक्ट करेगा। और जो बीजेपी के वोटर हैं, खास तौर से बिहार में, चाहे आप शाहबाद क्षेत्र को देख लीजिए, शाहबाद में बक्सर, औरंगाबाद, आपका औरंगाबाद तो कम क्षेत्र आता है, आरा आपका आ जाता है, सासाराम आ जाता है, आपका कैमूर चला जाता है, कुछ भभुआ क्षेत्र चला जाता है, आपका काराकाट जो लोकसभा चला जाता है, ये सब शाहबाद क्षेत्र है। ये यहाँ पे बीजेपी कमज़ोर है, लेकिन यहाँ पे हिंदुत्व वोटर ज़्यादा हैं, यहाँ पे ब्राह्मण का इलाका ज़्यादा है, राजपूतों का इलाका है। आप काराकाट चले जाइए, सासाराम वाला जो इलाका पूरा भभुआ का क्षेत्र पड़ता है, उस समय कुशवाहा का वोटर ज़्यादा है, तो उसको बीजेपी कहीं ना कहीं एकजुट करेगी। अब जो जाति वाला समीकरण बिहार में चलता है, वहाँ माना जाता है कि बिना जातियों के आप जीत नहीं सकते चुनाव। बिहार में अब ना धर्म का चलेगा, न जातियों का चलेगा। जातियों पे पहले ही नरेंद्र मोदी ने स्ट्राइक कर दिया। जातीय समीकरण को साधना अति आवश्यक है बिहार को कब्जा करने। जातीय जनगणना का स्ट्राइक कर दिया उन्होंने। विपक्ष सब खामोश, उस पर आप बोल नहीं सकते, आप विरोध नहीं कर सकते। बता दीजिए तेजस्वी यादव विरोध किया हो, बता दीजिए राहुल गांधी विरोध किया हो, या फिर उपेंद्र कुशवाहा किया हो, या फिर पूर्व मंत्री मुकेश सैनी हो, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि जातीय गणना का विरोध किया जाए। क्रेडिट लेने की होड़ मची। क्रेडिट लेने की होड़ मची, क्योंकि उनको पता है विरोध करिएगा, बिहार की जनता आपको बता देगी कि भाई जाति पे आप कैसे विरोध किए। तो जातियों का जो समीकरण है वो साध दिया गया पहले जातीय जनगणना का फैसला लेकर। धर्म वाला जो पॉलिटिक्स होता है बीजेपी का, उस बीजेपी का वो पिच है। आप धर्म के राजनीति बीजेपी के सामने कर नहीं सकते, क्योंकि बीजेपी का वो अपना पिच है, उस पर जाके आप बैटिंग करिएगा तो आउट होना तय है। धर्म को लेकर आप कर ही नहीं सकते। खुल के आप मुस्लिमों के समर्थन में भी नहीं जा सकते मौजूदा समय में, क्योंकि बीजेपी का जो है, ऐसे भी मुस्लिम को थोड़ा आजकल दूसरे नज़र से देखा जाता है। मतलब मैं अपने तरफ से नहीं कर रहा हूँ, जो मौजूदा स्थिति है। तीसरा, अब अगर पाकिस्तान की बात है, पाकिस्तान का देख लीजिए आज जो करारा जवाब दिया गया, इसके बाद तो पूरे देश में जश्न है, मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं। तो बिहार चुनाव में इस बार जो स्थिति थी, जो नीतीश कुमार का स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठ रहे थे, ये तमाम चीज़ें गौन हो जाएगी। और अब बिहार में अगर पूरे समीकरण को देखेंगे तो बीजेपी फ्रंट पे रहेगी। और थोड़ा सा पिछले मुकाबले, पिछले चुनाव में देख लीजिए 23% वोट राष्ट्रीय जनता दल को मिला, 75 सीटें आई। 20% वोट भारतीय जनता पार्टी को मिला, 74 सीटें आई, एक सीट से कम रह गया बड़ी पार्टी में। 16% वोट जनता दल यूनाइटेड को मिला, 43 सीटें आई। कांग्रेस को 19 सीटें मिली, उसके बाद माले को 12-15 सीटें मिली, और ओवैसी की पार्टी को 5 सीटें मिली। तो इस बार जो स्थिति है ना, बहुत बिल्कुल अलग बिहार चुनाव में दिखेगी। कारण यही है, चुनाव अगस्त या सितंबर में घोषणा हो जाएगी, बिहार में अक्टूबर में वोटिंग होने होते हैं। तो अभी से 3-4 महीने में माहौल बनाने की कोशिश होगी। जब नरेंद्र मोदी आएंगे, फिर वो बताएंगे कि किस तरीके से हमने कार्रवाई की, पाकिस्तान को फिर से मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा, इन तमाम चीज़ों को। सिंदूर का जो है बदला है, बिहार को बदलेगा। सिंदूर, देखिए सिंदूर भी हिंदू धर्म में एक बहुत प्रतीक चीज़ माना जाता है। आप, और दूसरी चीज़, अगर आप अटैक को देखें तो अटैक में सबसे ज़्यादा हिंदू लोग मारे गए, हालांकि उसमें एक मुस्लिम भी रहे, लेकिन सबसे ज़्यादा हिंदू रहे। बिहार चुनाव में देखें, बिहार में वोटर सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, 80%। तो एक धार्मिक जुड़ाव भी है, धर्म से जोड़ने की भी कोशिश की गई, मायने जो भी हैं। हाँ, उसको भी लोग पॉलिटिक्स में, देखिए राजनेता है, वो सियासत करेंगे, वो सब्जी नहीं बेचेंगे, वो सियासत करने ही आए, चाहे वो खून पे सियासत करे, बलिदान पे करे। यही नरेंद्र मोदी, उन्होंने जब हमारे देश में बहुत सारे फौजी मारे गए थे, कहा था कि इनके शहादत का बदला आप एक एक वोट से दीजिए, एक एक वोट से लीजिए। अब वोट हुआ, 2019 में प्रचंड बहुमत के साथ आए। तो ये चीज़ें हैं, सियासतदान है, वो सियासत करेंगे, खून पे भी करेंगे, तमाम चीज़ों पे करेंगे। तो इसमें कोई नई बात नहीं। हाँ, वो अब बिहार आएंगे, क्या बोलते हैं, इस पर सबकी नज़र रहेगी। बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा कि अब बीजेपी किस तरीके से बिहार जब आती है, नरेंद्र मोदी जब आएंगे, अमित शाह आएंगे और हुंकार भरेंगे, क्या कहते हैं, इस पर नज़रें होंगी। तेजस्वी के लिए अब जो तमाम पिच थे जाति को लेकर, उसको उन्होंने साथ दिया। धर्म को लेकर आप उनके पिच पे जा नहीं सकते। अब पाकिस्तान बचा था, हम सवाल पूछे जा रहे थे कब कार्रवाई होगी, लीजिए हो गया। अब किस मुद्दे पर जाइएगा बीजेपी के सामने, ये अहम हो जाता है बिहार चुनाव। तीनों पिच पे आपको हटा दिया। हम बोले ना कि बिहार में 3 वाद चलते हैं, जातिवाद, धर्मवाद, राष्ट्रवाद। जातिवाद पे आपको जातीय गणना का लॉलीपॉप दे दिए, होगा 31 तक, 29 लोकसभा निपट जाएगा, 30 में आपका विधानसभा फिर निपट जाएगा, 31 में हम जातीय गणना का आंकड़ा देंगे, 26-27 में तो शुरू होगा,
2 साल लग जाएंगे करने में, आंकड़ा जारी करते करते 30 सम्राट 31। चौधरी का भी सुबह सुबह आज एक बयान आया है आज कि चाहे कुछ भी हो, बिहार की गद्दी पर बैठेंगे तो नीतीश कुमार ही। देखिए सम्राट चौधरी की स्थिति है ना कि ये सम्राट चौधरी के जो फादर है पूर्व मंत्री शकुनी चौधरी, उन्होंने भागलपुर में एक रैली में बहुत पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी को हम इसी धरती में गाड़ देंगे। मजबूरी थी, सम्राट चौधरी आए, बीजेपी के अध्यक्ष बने, मुखिया बने, बिहार में मंत्री बने। हालांकि लालू प्रसाद यादव ने, सम्राट चौधरी के पास एक बहुत बड़ा तमगा है बिहार में कि सबसे युवा मंत्री बिहार में वो बने, सबसे युवा 25-26 साल में वो मंत्री बन गए थे। अभी डिप्टी सीएम है, सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है उनके पास, वित्त मंत्री भी है बिहार में। और बीजेपी को माना जाता है कि बिहार में दिलीप जायसवाल की कम चलती है, सम्राट चौधरी की ज़्यादा चलती है, विजय सिन्हा की भी कम चलती है बिहार में। तो सम्राट चौधरी की मजबूरी, आपको याद होगा नीतीश कुमार को हम हटाएंगे तभी पगड़ी खोलेंगे, पगड़ी भी हटा। नीतीश जी की भी पॉलिटिक्स को भी समझना होगा, नीतीश जी बड़ा खुंदक खाते हैं। उन्होंने, सम्राट चौधरी ने कहा कि पगड़ी हटेगा, नीतीश जी हटेंगे तब। तो नीतीश जी ने उन्हीं के जुबान से भी कहलवाया कि नीतीश जी हमारे सीएम होंगे। उम्मीदवारी भी सम्राट चौधरी से घोषित करवा दिया, पगड़ी भी उतरवा दिया। चाणक्य है इन्होंने साबित किया। बिहार की राजनीति में पिछले 20-25 सालों से नीतीश कुमार चाणक्य हैं। नरेंद्र मोदी इतने बड़े नेता हैं, पूरे भारत को जीत लिए। बिहार एक ऐसा स्टेट है, नरेंद्र मोदी आज तक अपने दम पे सरकार नहीं बनवा पाए। पश्चिम बंगाल एक ऐसा स्टेट है जहाँ पर बीजेपी अपने दम पे सरकार नहीं बना पाई। ममता बनर्जी के साथ बीजेपी की सरकार रही है केंद्र में, ऐसा बात नहीं है। रेल मंत्री रहे ममता बनर्जी, नीतीश कुमार है। लेकिन बिहार एक ऐसा जमीन है जहाँ पर समाजवाद का जड़ इतना मजबूत है कि आज तक बीजेपी वहाँ पे अपने दम पे सरकार नहीं बनी, नीतीश कुमार की बदौलत। हालांकि लालू प्रसाद के साथ, लालू प्रसाद को मुख्यमंत्री बनाने में नीतीश कुमार की, ये बीजेपी की अहम भूमिका रही है। बिल्कुल। एक सवाल यही रहेगा आखिरी दीपक कि आरजेडी का जो भी स्थिति है, हालांकि बार बार ट्वीट कर रहे हैं मोदी जी को, एक तरह से इनडायरेक्टली मोदी जी का सपोर्ट करना ही हुआ। और सेना की वाहवाही तो खैर एक आम नागरिक होने के नाते कर्तव्य है, धर्म है कि करें। और हाँ, करना भी चाहिए। बात बोले, हाँ, करना भी लेकिन चाहिए। जो तेजस्वी यादव की जो भी स्थिति है और नीतीश कुमार को देख रहे हैं आप, जदयू में अनबन भी चल रहा है बीजेपी का भी सीट बंटवारे को लेके बिहार में। क्या तेजस्वी यादव इस समय लोहा गर्म है तो थोड़ा मारने की कोशिश करेंगे या फिर मार रहे हैं? मुझे नहीं लगता नीतीश जी अब इस उम्र में अब इधर उधर जाएंगे। खैर उनकी बातों का तो बोलिएगा मत, क्योंकि उनका नहीं, अब नहीं जाएंगे। कारण क्या है ना कि देखिए, राष्ट्रीय जनता दल के साथ जाएंगे तो मुख्यमंत्री बन सकते हैं, बिल्कुल ठीक है। लेकिन उनके बाद कौन होगा ये तय नहीं हो सकता। उनके बाद तेजस्वी कंफर्म है। बीजेपी के साथ रहेंगे, बीजेपी के पास अपना कोई चेहरा नहीं है अभी तक। नीतीश जी की कुर्सी सिक्योर है, वो जाएंगे किसी को भी बना दें। अपने ही नक्षत्र न्यूज़ पे एक मंत्री ने इंटरव्यू में एक्सक्लूसिव कहा था कि नीतीश जी जिसको बोल दें हम सीएम बनाने को तैयार हैं। अपने ही नक्षत्र न्यूज़ पे एक मंत्री ने इंटरव्यू में कहा था। तो नीतीश जी बैलेंसिंग फैक्टर हैं। अब ये देखना होगा इतना बड़ा स्ट्राइक होने के बाद अब क्या स्थिति होगी बिहार को, क्योंकि देखिए अभी आज कोई नहीं बोल रहा, आज पूरा देश जश्न के माहौल में। 2 दिन 4 दिन बाद इसका अध्ययन होगा, मूल्यांकन होगा बिहार चुनाव को लेकर कि इतने बड़े स्ट्राइक के बाद बिहार चुनाव में क्या फ़र्क पड़ता है। क्योंकि सीमांचल क्षेत्र में भी साधने की कोशिश होगी, कोसी को साधने की कोशिश होगी, अंग देश जो मुंगेर वाला इलाका पड़ता है, भागलपुर इलाका, इसको साधने की कोशिश होगी, सुपौल वाला इलाकों को साधने की कोशिश होगी। तो नरेंद्र मोदी आएंगे, क्या होगा। अब 2 दिन बाद रुक जाइए, 2 दिन तक अभी तो यही चलेगा, अभी अटैक हो रहा है, होगा, कार्रवाई होगी, इतने मारे गए, सब कुछ होगा। 2 दिन बाद मूल्यांकन होगा कि बिहार पे इसका असर क्या पड़ेगा। और तब फिर विपक्ष का सवाल निकलेगा, ये गलत टाइम पे हो गया, ऐसे क्यों कर दिया। अजय राय जो यूपी कांग्रेस के, ये भी हो रहा है, आरोप लग रहे हैं कि बीजेपी ने या सत्ता पार्टी ने जानबूझकर ये करवाया है ताकि लोगों के। अजय राय, कई लोगों ने सवाल है, चरणजीत सिंह चन्नी पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री अभी कांग्रेस के सांसद हैं, उन्होंने सवाल उठाया। तो सवाल उठेंगे क्योंकि बिहार चुनाव बहुत बड़ा चुनाव होता है। आप लोकसभा चुनाव को देख लीजिए और बिहार चुनाव को, दोनों के ऊपर नजरें होती है। लोकसभा जितना महत्वपूर्ण बिहार होता है। एक खास सीट सीमांचल है बिहार, उसमें भी ओवैसी आए थे, 2 दिन पहले रैली किए थे, रंजीत राणा को घोषित करके चले गए। घोषित कर दिया। उन्होंने भी कहा है कि भीख मंगवाएंगे। अब किसको कहा है आप भी समझते हैं, जनता भी जानती है। बिहार की जनता इतनी मूर्ख नहीं है कि भीख किसको मंगवाने की बात कर रहे हैं। 4 सीट किसकी छीनी थी, किसको भगाने की बात कर रहे हैं, और 24 सीट मतलब किसको लाने की बात। 2020 का विधानसभा चुनाव को देखिए, असरुद्दीन ओवैसी की पार्टी 5 सीटों पर जीत कर आई। मात्र एक प्रदेश अध्यक्ष जो अभी अख्तरुल इमान साहब हैं और वो विधायक हैं, वही बचे। 4 विधायक आरजेडी में चले गए, 4। तो सबको पता है। देखिए आप जमा खान को देख लीजिए, जेडीयू के थोड़े लीडर है,
बहुजन समाज पार्टी के हैं, कैमूर का एक सीट है, वहाँ से वो जीत कर आते हैं, जीत कर आए, जनता दल यूनाइटेड में चले गए, मंत्री बने। तो सबको पता है कि आपको सत्ता के साथ रहिएगा तभी बच पाइएगा बिहार में। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद तमाम जानकारी के लिए दीपक। हमारे सहयोगी दीपक हमारे साथ बातचीत कर रहे थे।